सो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर जहाँ पे हम लोग अपना मैथ्स 12th कॉमर्स का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि ये पहला लेक्चर है इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं बेसिक जो मुझे तुम्हें बतानी है, जो पूरे साल तुम्हें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी ताकि मैथ्स अच्छे से अपना खत्म हो। ठीक है, तो हमारे पास 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स के दो पार्ट्स हैं। जैसे 11th में था मैथ्स 1 था और मैथ्स 2 था, तो यहाँ पर भी दो ही है। हमारा मैथ्स 1 है जिसकी बुक कुछ ऐसी दिखती है। तुम लोगों ने अगर बुक खरीद ली है तो तुम्हें पता होगा कि ऐसी दिखती है बुक, और आई होप तुमने खरीद लिया हो क्योंकि अभी पढ़ने का टाइम आ चुका है तुम्हारा। ठीक है, और जो मैथ्स 2 है उसकी बुक कुछ ऐसी दिखती है तुम्हारी। ठीक है, सबने बुक खरीद ली है ना? फटाफट से चैट में लिख देना हाँ सर खरीद लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि तुमने बुक खरीद रखा हो। तो हमारे पास दो पार्ट्स है मैथ्स के, मैथ्स 1 है मैथ्स 2 है। अगर नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करूं तो ये जो पहला है मैथ्स 1 इसकी बात कर लेते। इसमें टोटल 8 चैप्टर है हमारे पास। तो हमारे स्क्रीन पे सारे चैप्टर के नाम दिख रहे हैं यहाँ पे। देखो नाम क्या क्या है हमारा। मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल हमारे पास 8 चैप्टर है। उन सबके वेटेजेस भी मैंने बाजू में लिख रखे। देखो 8 मार्क्स का वेटेज है, 8 का, 7 का, 9 का, 7, 5, 4, 10। अगर तुम लोग जरा ध्यान से देखोगे तो ज्यादातर चैप्टर्स तुम्हारे 8 और 7 मार्क्स के हैं। यहाँ पे देखो ना सारे 8, 7 और 9, वही 8, 7, 9 के आसपास के ही है। बस कुछ चैप्टर्स का वेटेज थोड़ा अलग है, जैसे यहाँ पे 5 और 4 ये दो चैप्टर्स है जिनका वेटेज थोड़ा कम है। वो क्यों कम है? क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स है इसलिए कम वेटेज दिया गया। और ये जो 10 मार्क्स का वेटेज है यहाँ पर क्यों इतना ज्यादा वेटेज दिया है? क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। ठीक है, तो ऐसे कुछ तुम्हारा वेटेज है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर तुमने बुक ले रखी हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग में एक बार अपने बुक में सब कुछ लिख लेना। ठीक है, ताकि तुम लोग जब तैयारी करने बैठो तो तुम्हें पता हो कि किस चैप्टर को पढ़ के कितने मार्क्स तुम्हें एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, और मैथ्स 2 की बात करते हैं। तो मैथ्स 2 में भी सेम वैसा ही हमारे पास 8 ही चैप्टर्स हैं। और 8 चैप्टर के नाम अगर तुम देखोगे तो कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, इंश्योरेंस एंड एन्यूटी, लीनियर रिग्रेशन, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेटेजेस अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ना बहुत वेरी करता है वेटेज। यहाँ पे देखो पहले चैप्टर का 6 मार्क्स का वेटेज है, फिर अचानक से सिर्फ 4 मार्क्स का वेटेज आ गया, फिर 8 मार्क्स का वेटेज है, 7 मार्क्स का वेटेज है, 7 का वेटेज है, फिर इसका 6 मार्क्स का थोड़ा कम वेटेज है, यहाँ पे 9 मार्क्स का अच्छा वेटेज है, और यहाँ पे 11 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। अगेन ये जो लास्ट वाला चैप्टर है ये 11 मार्क्स का है। क्यों? क्योंकि बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। बाकी अगर चैप्टर से हम कंपेयर करेंगे तो इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ कि मैथ्स 1 में और मैथ्स 2 में डिफरेंस क्या है। क्या मतलब मुझे ऐसा है कि मैथ्स 1 में अलग पढ़ने मिलेगा, मैथ्स 2 में अलग पढ़ने मिलेगा? तो देखो जब तुम मैथ्स 1 पढ़ोगे ना तो पता है क्या होगा कि नंबर ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर्स में बहुत ज्यादा होंगे। मतलब किसी चैप्टर में 4 एक्सरसाइज होगा, किसी में 5 होगा, किसी में 10 एक्सरसाइज भी होगा। मैथ्स 1 की जब मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस ज्यादा होते हैं। साथ ही में नंबर ऑफ टॉपिक्स भी यहाँ पे ज्यादा होते हैं। मतलब एक ही चैप्टर में हम लोग 10 टॉपिक पढ़ रहे हैं, 12 टॉपिक पढ़ रहे हैं, 15 टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऐसा होता है। और साथ ही साथ में अगर तुम एक्सरसाइज निकालोगे ना तो जैसे पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हें सॉल्व करवा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सेकेंड वाला तुम लोग खुद से कर लोगे। सेकेंड वाला भी मुझे तुम्हें कराना पड़ेगा क्योंकि अलग होगा। फिर इसका मतलब ये भी नहीं कि मैंने फर्स्ट सेकंड करा दिया तो थर्ड तुम लोग कर लोगे। हो सकता है मुझे थर्ड भी करवाना पड़े, हो सकता है मुझे फोर्थ भी करवाना पड़े, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैथ्स 1 में एक्सरसाइजेस में दिए जाते हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। सारे ही क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा होता है हमें। ठीक है, ये मैथ्स 1 की बात है। और मैथ्स 2 की बात करते हैं। मैथ्स 2 में क्या है, यहां पर ना नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस चैप्टर में बहुत कम है। किसी चैप्टर में 2 एक्सरसाइज होगा, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 3। बहुत रेयर कुछ ऐसे चैप्टर्स है जहां पे 4 एक्सरसाइज दिया गया। नंबर ऑफ एक्सरसाइज बहुत कम है। प्लस एक और बेनिफिट मैथ्स 2 का ये है कि एक बार मान लो मैंने एक एक्सरसाइज चालू कराया, मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया, हो सकता है कि बाकी के आगे 10 क्वेश्चन तुम लोग खुद से सॉल्व कर लो, क्योंकि सब कुछ एक ही तरीके से सॉल्व होता है। सारे क्वेश्चन मतलब एक फॉर्मूला पढ़ाया उसी पे पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। मैं फर्स्ट कराऊंगा, बाकी तुम लोग खुद कर लोगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है और यहाँ पे नंबर ऑफ टॉपिक्स भी बहुत कम होते हैं। एक चैप्टर में गिन के 3 टॉपिक 4 टॉपिक ऐसे दिए जाते हैं और जिनको पढ़ना आसान होता है। अच्छा, अभी चैट में कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैथ्स 1 आसान है, कुछ लोग बोल रहे हैं मैथ्स 2 आसान है। देखो मैं बताता हूँ, ना तो मैथ्स 1 आसान है, ना तो मैथ्स 2 आसान है, ना मैथ्स 1 हार्ड है, ना मैथ्स 2 हार्ड है।
इट डिपेंड्स, सबका अपना अपना एक क्या बोलते हैं उसको, लर्निंग कैपेबिलिटी होता है। कोई कोई ऐसा बच्चा है जिसको मैथ्स 1 ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, वो बहुत इजीली सॉल्व कर पाता है, पर मैथ्स 2 में ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा हाँ, ये भी यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत है। मैथ्स 1 में कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ता, थोड़ा टेक्निक होती है, सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन मैथ्स 2 के अंदर क्या है, कैलकुलेशन ज्यादा है। तो किसी किसी को कैलकुलेशन आसान पड़ती है तो उसको मैथ्स 2 आसान लगता है, किसी को नहीं यार मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस एक मेरे को एक मेथड मिले मैं टेक्निक से सॉल्व करूं, तो उसको मैथ्स 1 आसान लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैथ्स 1 मैथ्स 2 क्या 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 क्या, ठीक है। चलो, तो यहां पर ही, वाह क्या नेम है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग बोल रहे मैथ्स 2 हार्ड लगता है, कुछ लोग बोल रहे मैथ्स 1 आसान है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है। और किसी ने पूछा था कि अगर मैंने 11th में मैथ्स नहीं पढ़ा तो क्या मैं 12th का मैथ्स इजीली पढ़ सकता हूँ? हाँ, वेरी इजीली। मैं देखो 11th के मैथ्स का 12th के मैथ्स से थोड़ा कनेक्शन तो है, पर जितना कनेक्शन है ना उतना ये नहीं है। दर्शील बोल रहा है कि सर मैं तो कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैथ्स 1 मैथ्स 2 जैसे तुम्हें पढ़ना चालू करोगे तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा क्या आसान क्या हार्ड, ठीक है, तुम्हारे लिए। हाँ, जिसने 11th का मैथ्स नहीं पढ़ा है, 11th के मैथ्स का थोड़ा बहुत यूज 12th में किसी किसी चैप्टर में होता है, पर इतना ज्यादा नहीं होता कि अगर तुमने 11th में नहीं पढ़ा तो 12th में नहीं समझ में आएगा। सब कुछ समझ में आ जाएगा, तुम्हें 11th का मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो। अगर तुमने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड वेरी गुड, ठीक है। स्टार्ट करें, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा मैथ्स 1 का पहला चैप्टर जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फटाफट से अपनी बुक वगैरह लेकर बैठ जाओ, जो भी मैं बताऊंगा लिखते चलना, जो चीजें छूट जाएंगी बाद में रिकॉर्डिंग इसी लाइव का तुम्हें मिल जाएगा, उसमें से लिख लेना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर का नाम है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, इसका वेटेज है हमारे पास टोटल 8 मार्क्स का। इसमें नंबर ऑफ एक्सरसाइज टोटल 10 है, 10 एक्सरसाइज हम लोगों को सॉल्व करने हैं। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना हार्ड होगा ये, तो मैंने लिख दिया बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान है, तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आएगा। बट टू मेनी टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स है, छोटे 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 बहुत सारे टॉपिक्स है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले एक्सरसाइज के साथ, विच इज एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट। अब पहले ना एक बार स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखो, फिर समझते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। लिखा है कि अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव, ध्यान से सुनना, अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है मैं भी तुम लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। which is either true or false, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is either true or false, यानी कि जो तुम्हारा सेंटेंस होगा या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक साथ। ऑब्वियस सी बात है, एक स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। एक स्टेटमेंट में बोल सकता हूं दोनों है, ये ट्रू भी है फॉल्स भी है, नहीं, ठीक है। तो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। बच्चे पूछ रहे हैं लिखना है क्या सर? अभी मत लिखो, अभी बस सीखो, एक बार लेक्चर खत्म होगा उसके बाद बुक लेके बैठना, लिख लेना। थोड़ी बहुत चीजें जो तुम्हें लगती हैं भी लिखनी चाहिए, लिख लेना, ठीक है। तो स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, बट एक साथ दोनों नहीं हो सकता। अब इसका मतलब क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं। इंग्लिश के अंदर देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इतने सारे सेंटेंसेस तुम बोलते हो ना। अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ मेरा नाम कमलेश है, तुम जानते रहोगे मेरा नाम कमलेश सर है। मैं भी बोलूंगा कि जैसे तुम बच्चे हो, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, अभी सुबह हो रही है, नहीं सुबह नहीं हो रही, अभी शाम हो रही है, ये सारे सेंटेंसेस हैं। इंग्लिश में सारे सेंटेंसेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स क्या क्या है हमारे पास, देखो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें तुम्हें क्वेश्चन मार्क देखने के लिए मिले। क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन मार्क, यानी कि वो एक सवाल हो। तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क, तुम कहां रहते हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो भी सवाल होते हैं जिनमें हम लोगों को क्वेश्चन मार्क दिखे वो क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसी के साथ एक दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नाउ व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें तुम्हें ये वाला सिंबल देखने को मिले, ये वाला पंक्चुएशन देखने को मिले, एक्सक्लामेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेशन। तो जैसे कोई अगर बहुत एक्सट्रीम इमोशन होता है ना, वाओ, उसके आगे एक्सक्लामेशन लगता है,
और बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं यार, हुर्रे उसके आगे एक्सक्लेमेशन लगता है, ऐसे सेंटेंसेस, हाउ ऑसम दिस इज, हाउ फास्ट यू आर, ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन लगता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ऐसे, अब अगला आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर किसी को कुछ ऑर्डर दे रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, या तो कोई किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा होगा या तो कोई किसी को ऑर्डर दे रहा होगा। रिक्वेस्ट मतलब क्या, मैं तुम्हें बोलूंगा कैन यू प्लीज गिव मी, सॉरी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे प्लीज एक गिलास पानी दे दो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे। मैं बोलूंगा प्लीज कम विथ मी, प्लीज मेरे साथ चलो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे। और ऑर्डर क्या होता है, मैं तुम्हें बोलूंगा गेट आउट ऑफ दिस क्लास, इस क्लास से बाहर निकल जाओ, मैं ऑर्डर दे रहा हूं तुम्हें। मैं बोलूंगा ए गिव मी द ग्लास ऑफ वाटर, मैंने प्लीज नहीं बोला, मैंने रिक्वेस्ट नहीं की, मैंने बोला गिव मी द ग्लास ऑफ वाटर, मुझे वो पानी का ग्लास दो, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं। ऐसे जो भी ऑर्डर और रिक्वेस्ट है, तो इनको हम लोग बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब अगर कोई सेंटेंस तुमने बोला या लिखा, वो सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है, उसमें एक्सक्लेमेशन नहीं लगा, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, वो सेंटेंस ना तो एक ऑर्डर है ना तो एक रिक्वेस्ट है, मतलब वो इंपेरेटिव सेंटेंस भी नहीं हुआ। अगर कोई सेंटेंस इसमें भी नहीं बैठेगा, इसमें भी नहीं बैठेगा, इसमें भी नहीं बैठेगा, then it will be called as a declarative sentence। तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, declarative sentence। इतना समझ में आया तुम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मेरा नाम कमलेश है, मेरा नाम कमलेश है, फुल स्टॉप, माई नेम इज कमलेश, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क लगा है क्या, नहीं। एक्सक्लेमेशन लगा है क्या, नहीं। मैं किसी को कुछ ऑर्डर दे रहा हूं क्या, नहीं। मैं किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्या, नहीं। मतलब वो कौन सा सेंटेंस हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस के भी दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एक ऐसा जहां पर हमारे पास है अननोन ट्रुथ वैल्यू, एक ऐसा सेंटेंस जहां पे तुम्हें पता ही नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है या झूठ है, झूठ है। अननोन मतलब तुम्हें पता नहीं है, अननोन है। ट्रुथ वैल्यू, तुम्हें नहीं पता कि जो मैं बोल रहा हूं सच है या झूठ है। और एक ऐसा होता है जहां पर नोन ट्रुथ वैल्यू, मतलब जहां पे तुम्हें पता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है या झूठ है। एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जहां तुम्हें पता ही नहीं है सच और झूठ का, एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जहां पे तुम्हें सच या झूठ पता है। अगर तुम्हें सच और झूठ नहीं पता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस। तब हम उसको क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंस। और अगर तुम्हें पता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है या झूठ है, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट। तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। इसका मतलब इंग्लिश में अनुष्का बोल रही है सर मेरे फोन में वीडियो लैग हो रहा है, और कोई है नहीं, अनुष्का देखो आपका इंटरनेट स्लो होगा बच्चा, ठीक है। चलो, तो इतना समझ में आ गया ना तुम लोगों को। तो अब जरा डेफिनेशन पे वापस चलते। डेफिनेशन क्या बोलता था कि अ स्टेटमेंट, एक जो स्टेटमेंट होता है इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वो क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। इसका मतलब वो इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता, वो इसके अंदर आता है। लेकिन डिक्लेरेटिव सेंटेंस के भी तो दो टाइप्स थे ना, अननोन ट्रुथ वैल्यू और नोन ट्रुथ वैल्यू। तो वो किस में आएगा, तो वहां पे लिखा हुआ था विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, जो कि या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। मतलब तुम्हें पता होगा कि वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, मैंने बोला ना डिक्लेरेटिव सेंटेंस में एक टाइप होता है जहां पे तुम्हें ट्रूथ वैल्यू नहीं पता, उसको तो ओपन सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन अगर तुम्हें पता है वो ट्रू है या फॉल्स है, देन उसको कहा जाता है स्टेटमेंट। समझ में आया क्या सबको। दीप पटेल बोल रहा है मेरे में भी। बाकी लोग देखो ना एक बार जरा, सबके फोन में वीडियो लैग हो रहा है या फिर सिर्फ दीप और अनुष्का के लिए, एक बार चेक करो। नहीं हो रहा ना लैग, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। दीप और अनुष्का, आई थिंक तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन अभी थोड़ा सा उसका इश्यू चल रहा होगा, ठीक है। सबको ये टॉपिक समझ में आ गया कि स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। अब ये एक बार अगर तुम्हें समझ गया है ना, तो अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और वो क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आ जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। और वो क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में, अगर नहीं भी समझा है, थोड़ा बहुत समझा है, 50% समझा, 50% नहीं समझा, तो भी क्वेश्चन करते करते पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करें अपने एक्सरसाइज 1.1 के साथ। क्वेश्चन स्टार्ट करते, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स। वो बोलते हैं कि स्टेट यानी बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आप इतने सारे सेंटेंस दिए गए, इनमें से कौन से सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। सिंपल सेंटेंस दिया, बस पहचानना है स्टेटमेंट है या फिर नहीं है। लेकिन वो आगे और बोलते हैं कि जस्टिफाई योर आंसर, तुम्हें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करना मतलब रीजन बताना। तुमने बोल दिया भाई ये स्टेटमेंट है, तो तुमने बोल दिया वो स्टेटमेंट नहीं है, तो क्यों नहीं है, कुछ तो रीजन होगा ना उसके पीछे। ये स्टेटमेंट नहीं है तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, ये स्टेटमेंट नहीं है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, कुछ तो रीजन होगा ना उसके पीछे। तो वो रीजन बताओ कि क्यों तुमने बोला स्टेटमेंट नहीं है, जस्टिफाई करो। और आगे क्या बोलते हैं कि इफ इट इज अ स्टेटमेंट राइट डाउन इट्स ट्रुथ वैल्यू। अगर वो स्टेटमेंट है तो तुम उसका ट्रुथ वैल्यू लिखो। ट्रुथ वैल्यू लिखो मतलब तुम बताओ कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। याद रखना, जब मैं ट्रुथ वैल्यू लिखने बोलता हूं तो हम लोग TRUE नहीं लिखते, हम सिर्फ T लिखते हैं। ट्रुथ वैल्यू, वैल्यू में सिर्फ एक ही लेटर आएगा, कैपिटल T। अगर फॉल्स रहा तो सिर्फ एक ही लेटर आएगा, कैपिटल F। इतना समझ में आया तुम लोगों को? तो देखो सिंपल सी चीज है, पहले बताना स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो रीजन बताओ कि क्यों नहीं है। अगर है तो बताओ कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, क्योंकि हमने पढ़ा ना स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू होता है और एक ही होता है, या तो ट्रू होता है तो फॉल्स होता है। दर्शील पूछ रहा है सर आज 2 लेक्चर है। हाँ आज 2 लेक्चर है, 6:30 से 7:30 का एक लेक्चर होगा, बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर 7:30 से 8:30 का एक लेक्चर होगा। ठीक है, 2। हम लोग कोशिश करेंगे आज अपना 2 या 3 एक्सरसाइज खत्म कर देंगे इस चैप्टर का। चलो ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते। देखो ध्यान से कैसे करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो पहला क्वेश्चन है मेरा, क्या लिखा हुआ जरा ध्यान से देखना। लिखा है कि अ ट्राइंगल हैज n साइड्स। अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, उसके अंदर कितने साइड्स हैं? n साइड्स हैं। कितने साइड्स हैं? n साइड्स हैं। तो मैं पहले पता लगाने की कोशिश करता हूं। लास्ट में क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप लगा हुआ है, कुछ भी नहीं दिया मतलब फुल स्टॉप समझ लो उसको। ठीक है, तो जरा यहां पर आओ। क्या उसमें क्वेश्चन मार्क लगा था? मतलब इंटरोगेटिव नहीं है। क्या उसमें एक्सक्लामेशन लगा था? मतलब एक्सक्लामेटरी नहीं है। क्या वो रिक्वेस्ट है या फिर ऑर्डर है? अ ट्राइंगल हैज एन साइड्स, ट्राइंगल में एन साइड होते, कोई किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब वो इंपेरेटिव सेंटेंस भी नहीं है। इसका मतलब इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इनमें तो किसी में नहीं आता है, डिक्लेरेटिव है। अब डिक्लेरेटिव में भी सोचो, क्या उसका ट्रुथ वैल्यू तुम्हें पता है या फिर नहीं पता है? ट्रुथ वैल्यू मतलब तुम बता सकते हो वो ट्रू है या फॉल्स है। तो चला आगे आते देखते। कंफर्म है डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ट्रू है या फॉल्स है पता है क्या तुम्हें? लिखा है कि ट्राइंगल में एन साइड होते हैं। अब मुझे पता है ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो अगर ऐसा लिख कर देता कि अ ट्राइंगल हैज 1 साइड, तो मैं बोल देता है फॉल्स है। अगर ऐसा लिख कर देता 2 साइड्स, मैं बोल देता है फॉल्स है। अगर ऐसा लिख कर देता 3 साइड, में बोल देता ट्रू है। अगर ये लिख के देता 4 साइड्स, में लिख देता फॉल्स है। अगर वो एक नंबर लिख कर देता तो मैं बता देता नंबर देखकर। नंबर सही होता मैं लिख देता ट्रू है, नंबर गलत होता मैं लिख देता फॉल्स है। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है वहां पे क्या लिखा हुआ है, एन साइड। तुम्हें एन की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। और जब तक एन की वैल्यू नहीं समझ में आएगी तब तक कैसे पता चलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसमें तुम बता ही नहीं पाओगे ट्रू या फॉल्स। तो इट इज कॉल्ड एज एन ओपन सेंटेंस, क्योंकि ये अननोन ट्रुथ वैल्यू वाला है। ठीक है, परफेक्ट। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। अल्फरा ने, नित्या ने, जावेद ने, सबने, अभिषेक ने, सबने आंसर दे रखा है। ठीक है, क्योंकि इसकी ट्रुथ वैल्यू नहीं बता सकते तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, कि भाई साहब स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट नहीं है तो क्या है? ये ओपन सेंटेंस है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस इट इज एन ओपन सेंटेंस। वेरी इजी, समझ में आ गया तुम लोगों को? आसान था। चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। लिखा है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। लास्ट में कुछ नहीं, फुल स्टॉप समझ लो। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है, एक्सक्लामेशन नहीं लगा है, एक्सक्लामेटरी नहीं है। ये रिक्वेस्ट और ऑर्डर भी नहीं है, मुझे साफ दिख रहा है। कोई किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ऑर्डर नहीं दे रहा है, मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। कंफर्म इट इज एन डिक्लेरेटिव सेंटेंस।
अब पता करो कि तुम्हें पता चल रहा है क्या उसकी ट्रुथ वैल्यू वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिख के दे दिया है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल होता है, इसके अंदर इंटीरियर एंगल्स क्या होते जानते हैं? इंटीरियर एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। वो बोल रहा है ये तीनों इंटीरियर एंगल्स को अगर मैं कर दूं सम, सम यानी जोड़ दूं, इसको इसको इसको, मान लो ये ए, ये बी और ये सी, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो जो आंसर आएगा, जो सम निकल कर आएगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। ये तो बचपन में पढ़ाया जाता था ना, बचपन में पढ़ते थे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सॉल्व करते थे 9-10 में। वेरी गुड, सबने आंसर दे दिया है। तो बस अब मुझे पता है कि ये ट्रू है, अगर मुझे पता है कि ये ट्रू है मतलब ये स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, परफेक्ट। और मैं लिखूंगा देयरफॉर इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगी? टी। सिंपल, वेरी गुड, सबने आंसर दे दिया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग, बहुत समझदार बच्चे तुम लोग। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, यू आर अमेजिंग, ये दिख रहा है तुम लोगों को? एक्सक्लेमेशन लगा है, क्या आंसर आएगा बताओ, बताओ जल्दी। थर्ड वाला बताओ, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, परफेक्ट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, फुल स्टॉप, इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, परफेक्ट है, सिंपल था। ठीक है, चलो फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाले में देखो क्या दिया हुआ है, फोर्थ वाले में लिखा है प्लीज ग्रांट मी अ लोन। फोर्थ वाला बताओ क्या आएगा? देखो फोर्थ वाले में क्या है, फुल स्टॉप दिया है लास्ट में, क्वेश्चन मार्क नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं होगा, एक्सक्लेमेशन नहीं, एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा, लेकिन लिखा है प्लीज ग्रांट मी अ लोन, प्लीज मुझे लोन दे दो, रिक्वेस्ट कर रहा है। अब मैंने बोला था अगर कोई किसी से रिक्वेस्ट करता है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है और ये स्टेटमेंट नहीं होता। तो हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो ये क्या है? सिंस इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, परफेक्ट। चलो समझ गए तुम लोग सब कुछ? ठीक है, परफेक्ट, सब लोग आंसर दे रहे हैं, सब लोग अच्छे बच्चे हैं, चंपलाल, जावेद, सौम्या, उत्कर्ष, सादिया, अल्फारा, परफेक्ट परफेक्ट। अगला देखते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ और सिक्स देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट -4 इज एन इरेशनल नंबर, हम लोगों को ऐसा लिख के दिया है। अब इस वाले क्वेश्चन में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान से देखो क्या बोला, अंडर रूट -4 इज एन इरेशनल नंबर। तो पहला काम तो हम लोग ये करते, पता लगाते हैं स्टेटमेंट है या नहीं। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेशन नहीं, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ये ऑर्डर और रिक्वेस्ट भी नहीं है, मतलब ये कंफर्म डिक्लेरेटिव है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, कंफर्म है। लेकिन हाँ, अब मैं इसका ट्रूथ वैल्यू पता लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं? तो देखो यहाँ पे साफ साफ नंबर लिखकर दे दिए। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता ना अंडर रूट में -n, ध्यान से सुनो, सोनाक्षी ने बोला कि ये ओपन सेंटेंस है, नहीं ओपन सेंटेंस नहीं होगा। अनुष्का ने बोला ओपन सेंटेंस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा समझो। अगर यहाँ पे अंडर रूट में -n ऐसे लिखा होता तब मैं बोलता ओपन सेंटेंस है, क्योंकि n की वैल्यू मुझे नहीं पता है, और क्योंकि n की वैल्यू नहीं पता तो मैं ट्रू फॉल्स नहीं बता सकता। अगर यहाँ पे अंडर रूट में -x लिख दिया होता तो मैं बोल देता ओपन सेंटेंस, क्योंकि x की वैल्यू नहीं पता है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू तुम्हें नहीं पता तब जाके ओपन सेंटेंस बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो नंबर लिख कर दिया ना, तो ओपन सेंटेंस नहीं है, ये स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं बता सकता हूं ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, नंबर लिख कर दिया हुआ है। हम लोग लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, याद रखना ओपन सेंटेंस तभी होगा जब n x ऐसा कुछ आएगा जिसकी वैल्यू तुम्हें नहीं पता होगी। ठीक है, चलो तो ये हो गया इट इज अ स्टेटमेंट। लेकिन हाँ, अब मुझे इसकी ट्रुथ वैल्यू लिखनी है, और यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या स्टेटमेंट है पर ट्रू या फॉल्स कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ना देखो ई रेशनल नंबर का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते, पहले समझते ई रेशनल नंबर क्या होते हैं। जनरली ई रेशनल नंबर्स आर नंबर्स जो हम लोग लिखेंगे, मैंने कोई एक नंबर लिखा, उसमें पॉइंट लगाया, कोई भी एक नंबर लिखा, मान लो लिख दिया मैंने 3, उसमें पॉइंट लगाया,
और उसके आगे वैल्यू लिखना चालू की, तो मैं लिख रहा हूं कि आगे 1 है, 4 है, 2 है, 6 है, 8 है, 9 है, 2 है, 1 है, 6 है, 2 है, 1 है, 9 है, डॉट 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 डॉट। वो वैल्यू खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही, मैं पॉइंट के बाद लिखते जा रहा हूं, लिखते जा रहा हूं, लिखते जा रहा हूं। ऐसे नंबर्स को कहा जाता है इरेशनल नंबर, जहां पे पॉइंट के बाद की वैल्यू हमें कभी भी खत्म। देखो किसी ने लिख दिया, अमित ने लिखा नॉन रिकरिंग, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? नॉन रिकरिंग बोलते हैं। पॉइंट के बाद की वैल्यूज खत्म ही नहीं होंगी कभी, वो भी अलग अलग वैल्यूज आएंगे, ऐसा नहीं कि यही 142 142 142 आ रहा है, नहीं, अलग अलग वैल्यूज तुम्हें दिखेंगी, ठीक है। नॉन रिकरिंग होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। लेकिन हाँ, अब मैं इरेशनल नंबर पहचानूंगा कैसे यार? यहाँ पे तो पॉइंट में वैल्यू दी ही नहीं गई है, यहाँ पे तो रूट के अंदर दिया हुआ है। तो रूट के बारे में भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि रूट से कैसे पहचानोगे। जितने भी ऐसे नंबर्स है ना जो रूट के बाहर नहीं आते, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे मान लो मैं लिख दूं रूट ऑफ 2, तो क्या 2 डायरेक्टली तुम रूट के बाहर निकाल सकते हो? 2 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। अगर मैं लिख दूं रूट 3, तो क्या 3 किसी का स्क्वायर है? नहीं। अगर मैं लिख दूं रूट 5, तो क्या 5 किसी का स्क्वायर है? नहीं। तो इन सारे नंबर्स को भी क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर। क्योंकि देखो रूट के बाहर निकल सकते हैं, बट उसके लिए तुम्हें बड़े से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और वो कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हें जाके ऐसा कोई आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन इन सबको क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर, जो रूट के बाहर नहीं आते। लेकिन यहाँ पे अब गड़बड़ क्या मालूम है? यहाँ पे रूट के अंदर माइनस लिखा है, और कभी भी रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो एक रियल नंबर ही नहीं होता, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। 11th स्टैंडर्ड में एक तुम्हें चैप्टर था जिसमें तुम आई के बारे में पढ़ते थे, इमेजिनरी नंबर के बारे में, ठीक है। अंडर रूट -1 लिखा होता था। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर दिया है, मतलब ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी बता दिया है, सॉरी तुम लोगों को लग रहा हो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इसी पे, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं पता उनको समझ जाए, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है, तो ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉल्स आ जाएगी, ठीक है। समझ गए? मैं सिर्फ इतना इसलिए बोल रहा था ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है उनको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो क्या दिया हुआ है हम लोगों को। आगे हम लोगों को दे दिया है ये 6 वाला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। आगे बोलता है इंप्लाइज, मतलब इस इक्वेशन में अगर तुम सॉल्व करते हो तो तुम्हें वैल्यू मिलेगी x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -2। तो अब देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज, सर 4 रैशनल नंबर है क्या? नहीं, अंडर रूट 4 रैशनल नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो रूट के बाहर आके 2 बन जाता है, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है, ये चीज हम लोग को समझ में आ गई। 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और दो हम लोगों को वैल्यूज दे रखी है, तो हम लोग पता है क्या करेंगे। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेशन नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, ये डिक्लेरेटिव है। और डिक्लेरेटिव में भी मैं पता लगा सकता हूं ट्रू या फॉल्स, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। तो इट इज अ स्टेटमेंट। अब ट्रू फॉल्स पता लगाते हैं, हम लोग लिख देते हैं इट इज अ स्टेटमेंट। बहुत सारे बच्चों ने वैल्यू हम लोगों को दे दी है, बोल रहे हैं कि ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, विच इज राइट। इसकी ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, बट द थिंग इसकी कैसे, जिन बच्चों को नहीं पता है, देखो जरा मैं बताता हूँ इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स कैसे आएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। देखो फैक्टराइजेशन करेंगे हम, और मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हें फैक्टराइजेशन आता है, नहीं आता तो सीख लो, तुम 12th स्टैंडर्ड में हो, बार बार करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पे क्या है? 8 है। 1 इंटू 8 करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 8। अब मुझे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए? -6 आ जाए। तो मैं देखना चालू करता हूं, तो मुझे दिखता है 1 8 जा 8 होता है, 1 8 जा 8 होता है। मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 6 नहीं आने वाला है। 2 4 जा 8 होता है, मल्टीप्लाई करने पर भी 8 आएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 6 भी आ जाएगा। तो 2 4 मैंने यहाँ पे ले लिया, 2 और 4, तो 2 4 जा 8। लेकिन इन दोनों को ऐड करूंगा तो -6 नहीं आएगा, +6 आएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? -2 -4। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस, +8 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, ऐड करने पे -2 -4 क्या बन जाते हैं? -6 बन जाते हैं। तब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -4x, इस 6x की जगह ऐसे आ जाएगा ये वाला, +8 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे? कॉमन उठाएंगे इन दोनों में से, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, यहाँ पे x बचा, माइनस यहाँ पे 2 बचा, सिंपल है। आई होप तुम लोगों को ये चीज आती है, ठीक है।
फिर माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन उठाएंगे हम लोग, 4 के टेबल में दोनों आता है तो 4 उठा लो, यहां से 4 चला गया, x बचा प्लस 8, अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं, बाहर माइनस है ना तो अंदर का साइन चेंज होगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, 4 2 8 होता है तो अंदर 2 बचा, इज इक्वल्स टू 0, x माइनस टू एक ब्रैकेट में आ गया, x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में आ गया, इज इक्वल्स टू 0, हो गया मेरा काम, सिंपल है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस टू इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो आ गया x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4, 2 और 4 आंसर आ रहा है मेरा, और उन लोगों ने आंसर क्या दिया -2 -4, तो गलत दिया हुआ है ना आंसर, इसीलिए आंसर क्या आएगा, फॉल्स। समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा, यश बोल रहा है सर सब कुछ दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ये जो फैक्टराइजेशन है दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। देखो, जिन भी बच्चों को फैक्टराइजेशन दिमाग के ऊपर से जा रहा है, मैं तुम लोगों को बोलता हूँ, ये लेक्चर जैसे खत्म होगा ना, जाना तो अभी कहीं लिख के रख लो कि मुझे फैक्टराइजेशन सीखना है। यूट्यूब पे कोई भी एक वीडियो निकाल लोगे, पुरानी 9th-10th की वीडियो, उसमें तुम लोगों को फैक्टराइजेशन सिखाया जाएगा। फैक्टराइजेशन सीखने के लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, आधा 1 घंटा लगाना पड़ेगा, तब जाके तुम फैक्टराइजेशन अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। मैं अभी सिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा, अपना ये वाला लेक्चर छूट जाएगा बीच में, ठीक है। और जैसे तुम फैक्टराइजेशन सीख जाओगे ना, तुम्हें ये सॉल्व करने आ जाएगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अभी फिलहाल बस समझो कि सॉल्व करने के बाद आंसर 2 और 4 आ रहा है, पर वहां पे -2 -4 दिया था जो कि गलत है, इसीलिए उस सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स, ठीक है। यहां पे देखो क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। चलो, दीप बोल रहा है सर 5th वाले का रीजन वापस एक्सप्लेन करो। दीप देखो, √-4 जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, तो इसीलिए फॉल्स लिखा है हमने, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता √-4 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम ट्रू लिखते, लेकिन उसने इरेशनल लिख के दिया है और ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए हमने फॉल्स लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, ही इज एन एक्टर, मतलब फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं हो सकता, एक्सक्लामेशन नहीं है, मतलब एक्सक्लामेटरी नहीं हो सकता, ये रिक्वेस्ट और ऑर्डर नहीं है। देखो, ही इज एन एक्टर, कोई किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में अब मैं बता सकता हूं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ही कौन है। ही इज एन एक्टर, अगर ही में सलमान खान की बात हो रही है तो सही बात लिखी हुई है, ट्रू है, लेकिन अगर ही की जगह मैं रहा तो ये गलत हो जाएगा। अगर मुझे पता ही नहीं है कि वो ट्रू है, मतलब ही की जगह पे कौन है, तो मुझे पता ही नहीं वो ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये है ओपन सेंटेंस, ठीक है। सबने ऑलरेडी आंसर लिख दिया, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज एन ओपन सेंटेंस, ठीक है। स्टेटमेंट नहीं है, सिंस इट इज एन ओपन सेंटेंस, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ही कौन है। चलो 8 पे चलते, क्या लिखा हुआ है 8 वाले में, डिड यू ईट लंच एट, देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो वो स्टेटमेंट नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, वो क्या हो जाएगा, इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्ट, सबको समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते, ये देखते हम लोग 9th वाला। 9th वाले में क्या दिया हुआ है, लिख के हम लोगों को, हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो, हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो, ये लो कॉफी पी लो। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं यार, अगर मैं बोलूंगा ना प्लीज हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो, मतलब मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो, मतलब ये लो कॉफी पी लो, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं। ऑर्डर मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस, ये तो स्टेटमेंट नहीं होता है, तो हम लोग 9th वाले में क्या लिखेंगे कि इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। स्टेटमेंट नहीं है, सिंस इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, परफेक्ट। चलो ठीक है, चलो ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, परफेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं 10th वाले पे। तो 10th वाले पे देखो क्या दिया, 10th वाले में ना एक फॉर्मूला लिख कर दिया, और मैं तुम लोगों को बता देता हूं, दिस इज बेसिक रूल। कभी भी अगर तुम्हें फॉर्मूला लिखा हुआ दिखे, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें क्या दिखे,
फॉर्मूला लिखा हुआ दिखे मतलब वो स्टेटमेंट है और वो ट्रू भी है। याद रखना, कोई भी फॉर्मूला तुम्हें पता है कि वो स्टेटमेंट है और वो ट्रू है, तभी तो फॉर्मूला है ना। अगर ट्रू नहीं होता तो फॉर्मूला क्यों होता है? ठीक है, फॉर्मूला अगर गलत लिखा होगा तो फॉल्स होगा, लेकिन फॉर्मूला सही लिखा हुआ है मतलब वो ट्रू है। ठीक है, गलत लिखा है तो फॉर्मूला थोड़ी होगा वो। ठीक है, तो यश पूछ रहा है कि सर सीए में कैसा मैथ्स आता है? सीए में भी ये सारा मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मतलब 11th-12th में जो है ये सब पूछा जाता है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी पूछे जाते हैं, जैसे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं ना। ये मैंने 100 रुपए का शर्ट लिया, उस पे 20% का डिस्काउंट मुझे मिला, फिर मैंने 20% के डिस्काउंट में खरीद के 80% का प्रॉफिट लगा के उस शर्ट को बेच दिया, अब बताओ शर्ट कितने में बिका। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो ठीक है, तो 10th वाला ए फॉर्मूला है, देखो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला दिया हुआ है मतलब स्टेटमेंट है और ट्रू है। 10th वाला क्या आएगा? इट इज अ स्टेटमेंट और इट इज ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रू। सिंपल, आसान है। 11th करें, चलो 11th वाला देखो क्या लिखा हुआ है। 11th वाले में है एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहली चीज देखते हैं कि स्टेटमेंट है या नहीं है। इंट्रोगेटिव नहीं है, एक्सक्लामेटरी नहीं है, ऑर्डर और रिक्वेस्ट भी नहीं है, मतलब एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और क्या मैं बता सकता हूं ये ट्रू है या फॉल्स है डिक्लेरेटिव में भी? ठीक है, जय बोल रहे हैं सर 10th वाला वापस से समझाओ। जय देखो, ये है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, और कोई भी फॉर्मूला अगर तुम्हें लिखा हुआ दिख जाए तो इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगी, ऐसे ही आएगा आंसर। फॉर्मूला है तो स्टेटमेंट है और ट्रू है। ठीक है, चलो देखो, तो 11th वाले में क्या दिया है कि रियल एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहली चीज, वो इंटरोगेटिव नहीं है, एक्सक्लामेटरी नहीं है, वो ऑर्डर और रिक्वेस्ट भी नहीं है, मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लास्ट वाला टाइप है। डिक्लेरेटिव में मुझे पता है, क्या मैं बता सकता हूं ये सच है या झूठ है? हाँ मैं बता सकता हूं। अगर तुम्हें रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है पता है तो तुम बता सकते हो कि जो लिखा है वो ट्रू है या फॉल्स है। मतलब इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, क्योंकि जो भी वहां पे लिखी गई बात है हम पता लगा सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अब ट्रू है फॉल्स है कैसे पता चलेगा? देखो मैं बताता हूं, जितने भी नंबर्स हैं इस दुनिया में वो दो टाइप के। कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। एक रियल नंबर, पूरी दुनिया के सारे नंबर्स को अगर दो कैटेगरी में डिवाइड करूं तो रियल नंबर आ जाएगा और आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तुम लोग मुझे बताओ, दुनिया के सारे नंबर्स दो कैटेगरी में बट रहे, रियल और कॉम्प्लेक्स। इधर क्या लिखा है? एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब रियल नंबर ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, रियल नंबर एक अलग टाइप है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग टाइप है। रियल कॉम्प्लेक्स सेम चीज नहीं होती। ये बोल रहा है दोनों सेम चीज है, मतलब वो गलत लिखा हुआ है। तो ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉल्स। ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉल्स। ठीक है, किसने अभी ट्रू लिखा था बीच में? ठीक है, सजेस्टेड आउट, अगर ऐसा क्वेश्चन आया ही इज माई ब्रदर तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू। ही इज माई ब्रदर इज एन ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस होगा। अच्छा, किसने पूछा है सवाल? ही ने पूछा है। ही इज माई ब्रदर ओपन सेंटेंस है, क्योंकि ही कौन है हमें पता नहीं है। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसमें ये अपना हो गया 11th वाला ना। 12th करते, देखो 12th में देखो क्या लिखा है। वन इज अ प्राइम नंबर, यार बहुत आसान है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तुम्हें पता है? ठीक है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? टू से। प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट, ये प्राइम नंबर होते हैं। वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रुथ वैल्यू फॉल्स। 12th वाला आ जाएगा इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉल्स। कोई है ऐसा जिसको पता नहीं है कि प्राइम नंबर क्या होता है? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वन प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर टू से स्टार्ट होता है। ये 5वीं के मैथ्स में पढ़ाया जाता था। ठीक है, आगे देखो। से 12th हो गया ना, 13 देखते हैं। 13 में क्या लिखा हुआ है? विथ सनसेट द डे एंड्स, मतलब जब सनसेट होता है, जब सूरज डूबता है तो द डे एंड, दिन खत्म हो जाता है। भाई सतीश तो मेरे को कॉल कर सीए फाउंडेशन का मैच भेजता। ठीक है,
देखो विद सनसेट द डे एंड्स, मतलब जैसे सनसेट होगा दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि ये राइट लिखा हुआ है, सही बात लिखी हुई है, ट्रू स्टेटमेंट है। अगर तुम बता पा रहे हो ना कि वो ट्रू है फॉल्स है, मतलब वो स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। ठीक है, 13th वाला, इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ जाएगी। अभी लिख देता हूं मैं, इट इज अ स्टेटमेंट। मैं जैसे ही लेक्चर खत्म होगा ना, ये पूरा, ये जो पूरा मैं लिखवा रहा हूं इसका मैं पीडीएफ बना दूंगा, मैं हेमल सर को दे दूंगा, हेमल सर तुम लोगों को भेज देंगे। ठीक है, तो तुम लोगों को पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है 14th वाले में, कि 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां पे दिमाग लगाओ थोड़ा, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से देखना। बच्चों को क्या लगता है कि ये जो लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 0, उनको लगता है ये जो सिंबल है ये एक्सक्लामेशन है। ये क्या है, एक्सक्लामेशन। तो वो लिखते हैं इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पर गलत है, ये एक्सक्लामेशन नहीं है, ये एक्सक्लामेशन नहीं है। कभी भी याद रखना, जब नंबर के साथ वो एक्सक्लामेशन का सिंबल तुम्हें दिखे तो वहां पे फैक्टोरियल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फैक्टोरियल। दिस इज सिंबल फॉर फैक्टोरियल। लेकिन यार ना, फैक्टोरियल कब, जब ये किसी नंबर के साथ लगाओ तब। सेंटेंस के अंदर लगा हुआ रहेगा तो वो एक्सक्लेमेशन ही होता है। नंबर के साथ अगर सिंबल दिखे तो फैक्टोरियल की बात हो रही है। 11th स्टैंडर्ड में, हाँ देखो अमित गुप्ता ने लिखा, 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो देखो सिंपल सा मैं तुम्हें समझाता हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल इज सिंपली, अगर मैं तुम्हें बोलूं 5 फैक्टोरियल, तो उसका मतलब होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जो भी नंबर का फैक्टोरियल है उसको 1 1 1 1 कम करते जाओ, कब तक, जब तक तुम 1 पे नहीं पहुंच जाते। अगर मैं बोलूं 3 फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं बोलूं 1 का फैक्टोरियल तो क्या होगा, 1। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 0 नहीं, 1। ठीक है, तो ये जो दो वैल्यूज है ना, ये तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखनी है, कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। ये हम लोगों को 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया था। तो अब बताओ, क्या 1 का फैक्टोरियल 0 होता है, नहीं, 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है। तो इट इज अ स्टेटमेंट, लेकिन ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो वो हो गया 14th वाला, इट इज अ स्टेटमेंट, पर ट्रूथ वैल्यू हो गई फॉल्स। इट इज अ स्टेटमेंट बट ट्रूथ वैल्यू क्या है उसकी, फॉल्स है। परफेक्ट, हो गया, आसान था, सबको समझ में आया। चलो नेक्स्ट पे चलिए, सबको उतना समझ में आ गया। हाँ अच्छा, अमित गुप्ता पूछ रहे सर 0 इंटू 0 1 होता है क्या। ठीक है अमित, चलो मैं बताता हूँ। देखो बहुत सारे बच्चों को बेसिक सा सवाल होता है, 11th स्टैंडर्ड में तुमने मैथ्स पढ़ा होता तो तुम्हें समझ में आ जाता। मैंने तुम्हें क्या बोला, 2 फैक्टोरियल का मतलब, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 2 इंटू 1, मैंने बोल दिया। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला कि 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 1, सिंपल हो गया। ठीक है, और मैंने तुम्हें क्या बोला कि 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 1। ठीक है, इतना तुम लोगों को समझ में आया। तो जरा ध्यान से देखना इस चीज को, और फिर मैं तुम्हें बोलता हूं कि 0 का फैक्टोरियल भी कितना होता है, 1 होता है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 2 फैक्टोरियल है, जिसकी वैल्यू क्या है, 2 इंटू 1, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3। मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाँ मैं लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि देखो ना, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइड बाय 3, कटेगा तो 2 इंटू 1 बचेगा, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू वही है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 फैक्टोरियल क्या है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, मैं लिख सकता हूं। अगर इसी हिसाब से मैं 1 फैक्टोरियल लिखने जाऊं, तो देखो 2 क्या था, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3, मतलब उससे एक ज्यादा। तो इससे एक ज्यादा क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, ऐसा हो जाएगा। जैसे 2 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3, ऐसे तुम देख सकते हो 3 फैक्टोरियल देखोगे ना, वो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 है, देख लो, 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 4, देखो 3 2 1, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो वैसे ही 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, काटो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है। ऐसे अगर मैं 0 करने जाऊं, तो 0 से एक ज्यादा क्या होता है, 1 फैक्टोरियल होता है। तो 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
समझा तुम लोगों को? समझ में आया तुम लोगों को? सौम्या सिंह, समझा मैं क्या बोल रहा हूं? इस फॉर्मूले से अगर जाओगे, मतलब देखो फॉर्मूला इज सिंपल कि अगर मुझे n का फैक्टोरियल निकालना है तो इट इज n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1। इसी फॉर्मूले से अगर मैं जाऊं तो 0 का फैक्टोरियल इज 0+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0+1 विच इज 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड 1 विच इज 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 1। समझे? ठीक है, इसलिए 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले गए हम लोग। चलो अभी क्वेश्चन पे आते दोबारा से। चल ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। 15th क्वेश्चन दिया है, 3 + 5 ग्रेटर देन 11 दिया हुआ है। अब तुम लोगों को पता है 3 + 5 कितना होता है? 8 होते हैं। क्या 8 ग्रेटर देन 11 है? नहीं है। 8 11 से छोटा होता है। इसने बोला 8 11 से बड़ा है, तो गलत लिखा हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट, सॉरी, इट इज अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को? चलो परफेक्ट। फिर अगला देखते हैं। 15 हो गया, 16 देखते हैं। 16 देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये ट्रू स्टेटमेंट है। मैं तुम लोगों को बता देता हूं, जो पाई, मैंने तुम्हें बताया था ना इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसके जो पॉइंट के बाद के डिजिट्स होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, वैसे ही जो पाई है ना, पाई की वैल्यू पे अगर तुम देखोगे ना तो इट इज 3.142 और आगे बहुत सारे डिजिट्स है, वो कभी खत्म नहीं होता है। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये मैथमेटिक में एकदम साबित की गई प्रूवन चीज है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे 16 का, कि इट इज अ स्टेटमेंट और उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? ट्रू। समझे? ठीक है, इसको याद रखना कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। याद रखना इस चीज को, तुम्हें याद होना चाहिए वो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और तुम लोग मुझे नेक्स्ट वाले का आंसर बताओ। 17 का बताओ मेरे को आंसर क्या आएगा। देखते हैं तुम लोग बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। हाँ, अमित ने सही बोला, यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ परफेक्ट। ये जो अमित ने एक वर्ड बोली है वहां पे, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है इसको हम लोग किसको बोलते हैं? पाई इज एन इरेशनल नंबर, यूनिवर्सल ट्रूथ है। पूरी दुनिया में सबको पता है कि पाई रेशनल नंबर होता है, इसलिए वो स्टेटमेंट है, ट्रू है। फॉर्मूले जो होते हैं ना, फॉर्मूले वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। सबको पता है कि फॉर्मूला स्टेटमेंट है और ट्रू है। मैंने बोल दिया विद सनसेट द डे एंड, सनसेट से दिन खत्म हो जाता है, सबको पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। समझे? चलो ठीक है, सबने बोल दिया इट इज अ सेंटेंस ट्रू, परफेक्ट, क्योंकि वो फॉर्मूला है। देखो a² - b², जिसको नहीं समझ में आया, दिस इज a² - b², a + b a - b फॉर्मूला है, तो ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो तो हम लोग लिखते हैं इट इज अ स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? ट्रू। परफेक्ट। चलो 18 पे चले। 18 वाला देखो क्या दिया हम लोगों को। लिखा है कि द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अगेन यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर्स है ना, प्राइम नंबर मतलब क्या, जो खुद के टेबल में सिर्फ आते हैं और दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। तो प्राइम नंबर हमने देखे थे, प्राइम नंबर क्या है? 2 3 5 7 11 13 17 23 20 27 नहीं आएगा, 29 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। इन सारे प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक सिंगल ऐसा प्राइम नंबर है 2, जो कि 2 के टेबल का है, मतलब इवन नंबर है। सिर्फ ये एक लौता है जो कि इवन है, बाकी सारे देखो ऑड है। कोई भी 2 के टेबल का नहीं दिखेगा तुम लोगों को, सारे के सारे ऑड नंबर है। तो ये जो लिखा है ना कि द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, पूरे प्राइम नंबर में ओनली एक ही नंबर है जो इवन है, कौन सा? 2। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इट इज अ स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रू। ठीक है, हम लोग लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रू। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। पूरे के पूरे प्राइम नंबर्स में सिर्फ ये एक लौता 2 है जो इवन नंबर है। आगे देखते हैं 20th नहीं, ये 18 था ना, 19 देखते हैं। तो क्या लिखा है? 2 कोप्लेनर लाइंस आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, है ना। अब जरा ध्यान से देखना, पहले इसका मतलब बताता हूं और फिर समझाता हूं कि क्या है, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है, समझाता हूं। देखो, बोला है 2
कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर लाइन मतलब क्या हुआ मालूम है? दो ऐसे लाइन जो एक सिंगल प्लेन के ऊपर ड्रॉ किए जाए। पहले समझो प्लेन क्या होता है। ये बोर्ड तुम लोगों को दिख रहा है, बोर्ड कौन बोल रहा है? उत्कर्ष बोल रहा है सर, ऋषभ बोल रहा है सर 17th वाला एक्सप्लेन करो। देखो ना 17 बहुत सिंपल था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, स्टेटमेंट और ट्रू। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी जरा ध्यान से देखो। टू कोप्लेनर लाइंस मतलब क्या होते हैं? ऐसे दो लाइन जिनको सेम प्लेन पे ड्रॉ किया जाए। को का मतलब होता है सेम, प्लेन मतलब क्या हुआ? ये बोर्ड दिख रहा है तुम लोगों को, ये एक प्लेन है। तो अगर मैं दो लाइन ड्रॉ करूं यहां पे, ये एक लाइन ये दूसरी लाइन, तो ये दोनों है कोप्लेनर लाइंस, क्योंकि दोनों को मैंने उसी बोर्ड पे ड्रॉ किया है। अगर मैं एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दूं और जो दूसरी लाइन है ना वो मैं अपने हाथ पे से ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो अब ये और वो लाइन है दोनों कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि उसका प्लेन अलग है, इसका प्लेन अलग है। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे दोनों आने चाहिए। तो देखो दो लाइंस है, ये दोनों एक ही प्लेन पे आ रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि यार दो कोप्लेनर लाइंस आइदर पैरेलल होती हैं। पैरेलल मतलब एक दूसरे के ऐसे समांतर में चलती हैं, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। जैसे देखो ये दोनों है, ये ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी, ये लोग एक दूसरे को कभी भी काटेंगे नहीं। या तो फिर वो इंटरसेक्टिंग होगी, मतलब या तो ऐसे जाएगी, एक ऐसे आएगी और एक दूसरे को काट देगी। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर दो लाइंस को हम लोग अगर यहाँ पे एक प्लेन के ऊपर ड्रॉ करें तो वो या तो पैरेलल होगी या तो कभी ना कभी जाके एक दूसरे को काट देगी, अगर वो लोग टेढ़ी जा रही है तो। ठीक है, समझो, अभी जब समझो मैंने बना दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे बना दिया ये एक ऐसी लाइन, ये एक ऐसी लाइन। तुम बोलोगे सर ये तो पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। अरे वो लाइंस है, लाइंस कैन एक्सटेंड इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में बड़े हो सकते हैं। अब ये लाइन थोड़ा सा बड़ा हो गया, लो इंटरसेक्टिंग हो गया। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि या तो दो कोप्लेनर लाइंस पैरेलल होती हैं या तो वो इंटरसेक्टिंग होती है। तो हम लोग इसका भी क्या लिखेंगे आंसर? इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रू। ठीक है, समझा तुम लोगों को? ठीक है, आगे देखो अगला क्या दिया हम लोगों को? 20 वाला दिया। 20th में लिखा हुआ है कि, एक सेकेंड मार्कर, हाँ, लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। देखो ये हम लोगों को 11th स्टैंडर्ड में पूरा चैप्टर था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें सिखाया गया था। क्या सिखाया गया था? मान लो यहाँ पे एक बेंच है और बेंच पे बिठाने के लिए मेरे पास 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे, ए बी सी डी ई। तो अब मैं तो कैसे भी बिठा सकता हूँ, मैं ए बी सी डी ई ऐसे बिठा दूं, नहीं तो ए बी सी डी ई ऐसे बिठा दूं। मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, ए के बाजू में सी को बिठा दूं, फिर ई को बिठाऊं, फिर डी को बिठाऊं। ऐसे डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स में कर सकता हूं वहां पे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं ऐसे टोटल कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते, कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किए जा सकते, तो उसका आंसर निकलता है फैक्टोरियल से। अगर 4 बच्चे हैं तो 4 फैक्टोरियल, 6 बच्चे हैं तो 6 फैक्टोरियल। तो वही दिया है कि अगर मान लो फोटो लेना है, 7 गर्ल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी? 7 फैक्टोरियल बनेगी। मतलब ये जो लिखकर दिया हुआ है इट इज अ स्टेटमेंट और ट्रू है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 20 का आंसर? इट इज अ स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यू ट्रू। समझा तुम्हें? और ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया सबको? 21st देखे, 20 वाला समझा या नहीं समझा सबको? बताओ जल्दी। चलो ठीक है, 21st देखते हैं। 21st लिया, गिव मी अ कंपास बॉक्स। ऑर्डर दे रहा है भाई, ए गिव मी अ कंपास बॉक्स है, मुझे कंपास बॉक्स जो ऑर्डर दे रहा है वो उसको। तो ऑर्डर मतलब क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। 21st यहाँ पे लिख दूं मैं आंसर, यहाँ पे लिखते हैं चलो। 21st का इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नहीं है तो क्या है वो? इट इज एन, सिंस इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, समझ गया तुम लोगों को? आगे देखते हैं, 22 देखते हैं। 22 क्या है? ब्रिंग द मोटर कार हियर। ए वो मोटर कार यहां पर लेकर आओ, ऑर्डर दे रहा हूं, तो अगेन वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। यहाँ पे लिख दूं मैं 22 का भी आंसर सेम ही है।
21, 22 दोनों सेम ही आएंगे। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि ब्रिंग द मोटर कार हियर, वो मोटर कार यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है, इट मे रेन टुडे। अब जरा ये ध्यान से देखना, 23rd वाला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इट मे रेन टुडे। उस सेंटेंस का पहले मतलब समझो। सेंटेंस का मतलब है कि आज शायद बारिश होगी। मे का मतलब क्या होता है, शायद। मे का मतलब क्या हो गया, शायद। ठीक है, इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश होगी। मतलब तुम्हें पता नहीं है कि होगी या नहीं होगी। देखो वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है, वहां पे एक्सक्लेमेशन नहीं लगा, मतलब एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ना तो कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है ना रिक्वेस्ट कर रहा है, इंपेरेटिव भी नहीं है, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन उसमें लिखा है इट मे रेन टुडे, शायद बारिश होगी। अब तुम बता सकते हो क्या सही लिखा है कि गलत लिखा है, नहीं बता सकते। शायद मतलब क्या, हो भी सकते, नहीं भी हो सकती, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे ट्रूथ वैल्यू नहीं पता, उनका आंसर तुमने ऑलरेडी दे दिया, ओपन सेंटेंस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ओपन सेंटेंस। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या है, ओपन सेंटेंस है। क्योंकि भाई साहब मुझे नहीं पता कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वहां पे ऐसा भी लिख कर दिया होता ना, इट विल रेन टुडे, मतलब आज पक्का बारिश होगी। देखो इट विल रेन टुडे मतलब पक्का बारिश होने वाली है, तो भी मैं ओपन सेंटेंस ही लिखता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बारिश होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। ठीक है, तुम नहीं बता सकते ना बारिश होगी नहीं होगी वैसे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 24th पे। 24th वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 24th वाले में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर देखो वो क्या बोल रहे हैं, वो बोलता है कि कुछ कंडीशंस दिए गए, देखो लिखा है इफ, ध्यान से समझते जाना, इफ यानी अगर, अगर मैं कुछ कंडीशंस दे रहा हूं तो कंडीशंस देखो, कंडीशंस क्या है, इफ वाले कंडीशंस क्या क्या है, कि अगर a प्लस बी इज लेस देन 7, a प्लस बी जो है वो क्या है, लेस देन 7 है, मतलब a और b दो नंबर को जोड़ने पे आंसर 7 से छोटा आ रहा है। फिर वो बोलता है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि a की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि यार b की भी वैल्यू या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। ये तीन कंडीशंस दी गई हैं कि a और b को जोड़ने पे आंसर 7 से छोटा आएगा, a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, b की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। फिर होता है देन मतलब तब, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि a एंड b दोनों 7 से छोटे हैं, बोलो। वो तो मैं बोल रहा है कि ए और बी ऐसे नंबर से जिनको ऐड करने पर आंसर 7 से छोटा है, और ये दोनों नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते, 0 या फिर 0 से बड़े होंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए भी 7 से छोटा और बी भी 7 से छोटा है, हाँ मैं बोल सकता हूं। क्यों, देखो तुम लोग खुद सोचो, दो नंबर को जोड़ने पे जब आंसर 7 से छोटा आ रहा है तो वो दोनों नंबर 7 से बड़े कैसे हो सकते हैं। एक का एक नंबर 1 होगा, दूसरा नंबर 2 होगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो वही तो जाके वो 7 से छोटा होगा ना। अगर इन दोनों में से एक भी नंबर 7 से बड़ा निकला तो क्या दोनों को ऐड करने पर आंसर 7 से छोटा आएगा, क्या नहीं आएगा, समझे। तो ये जो दिया गया कंडीशन है ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है, समझे। तुम्हें कुछ मेरी वीडियोस, कुछ नहीं, मेरी एक वीडियो ऐसी है जिसमें, मेरी एक वीडियो थी लॉजिक चैप्टर की, जिसमें मैंने इसका आंसर लिखवा दिया था फॉल्स, और वो गलत था, इसका आंसर फॉल्स नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। नहीं समझा, नहीं समझा, ठीक है प्रियंका मैं बता रहा हूं, देखो देखो देखो, वो बोल रहा है कि अगर, समझो हिंदी में लिख के दिखाता हूं, अगर ये है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अभी देखो, अगर ए और बी को जोड़ने पे आंसर 7 से छोटा आ रहा है, और ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब माइनस में नहीं आने वाले, देखो 0 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि ए और बी दोनों 7 से छोटे होंगे। ऑब्वियसली बात है, ए और बी को जब ऐड किया आंसर 7 से छोटा आया, तो डेफिनेटली ए और बी दोनों 7 से छोटे नंबर ही होंगे ना। अगर एक भी बड़ा होता तो आंसर 7 से छोटा कैसे आता, समझे। अगर ऐसा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, हाँ बोल सकता हूं।
ठीक है, अभी समझा? प्रियंका, अमित, समझा? अगर ए और बी को जोड़ने में आंसर 7 से छोटा आ रहा है तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि ए और बी दोनों 7 से छोटे थे, समझे? तो इट इज अ स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रू आ जाएगी। तो हम लोग 24 का आंसर लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाने वाली है? ट्रू। ठीक है, कंफर्म, खत्म हो गया। लास्ट पे चलते, 25 पे चलते। ठीक है, 25 में क्या लिखा? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। इट इज नॉट एन स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस। ठीक है, तो 25 हो गया, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर सिंस इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओपन सेंटेंस नहीं, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आया तुम लोगों को? समझ में आया सबको? ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, सबको समझ गया? बताओ। नहीं नहीं कृष्णा, ओपन स्टेटमेंट नहीं है, 25 ओपन नहीं है। कैन यू स्पीक इंग्लिश के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो इंट्रोगेटिव है वो। ठीक है, चलो ठीक है, तो बस इसी के साथ हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होता है। और 10 मिनट बाद, अभी देखो 7:30 हो रहा है, तो हम लोग मिलेंगे 7:40 पे। देखो मैं बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, 7:40 पे मैं वापस से इस लाइव को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और ठीक है, तो ये लाइव चालू रखो सर, इसी को कंटिन्यू। ठीक है, 7:40 पे मैं वापस से एक लाइव चालू कर दूंगा, जिसमें हम लोग यही पढ़ेंगे, इसी का सेकंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, और आयुष बोला सर मैथ्स 1 मैथ्स 2 का सिलेबस कब तक खत्म होगा? नवंबर तक मोस्टली खत्म हो जाएगा। ठीक है, नवंबर या फिर देखो अगर बहुत डिले हो गया तो दिसंबर तक, नहीं तो नवंबर दिसंबर दोनों मंथ पकड़ के चलो। चलो ठीक है, बाय एवरीवन। हाँ बाय मतलब जाओ नाश्ता वास्ता करके आ जाओ 7:40 पे, बाय मतलब चले न जाना। ठीक है।